शादरा और उसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे इतने अताई बैठे हुए हैं, इतने अताई बैठे हैं, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि तमाम अताई DDHOs की जो है मर्जी के साथ बैठे हुए हैं। मुमकिन नहीं है पूरा इलाका वहां पे जा रहा है, पूरे इलाके को पता है, तो DDHO को ना पता हो। टाइम्स कंपनी है जी, और मुझे इस कंपनी के हवाले से 2011-12 में पता लगता है कौन सी कंपनी है जो आपको जो नौकरी दे रही है पैसे लेके। जिस भी इलाके में जो भी उल्टा सीधा काम हो रहा होता है ना, वो SHO की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मुझे बड़ी हैरानगी की ये बात लगी कि यार यहाँ पे बीच चौराहे पे जो रोड, हाँ, मॉल पे ये रोड को कनेक्ट कर रहा है, और साथ मेरा ख्याल है कि 50 गज में आपकी, मैं कह रहा हूँ 50 गज में थाना भी था। कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे शीशा कैफे चल रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। वहां पे एक लड़की थी जिसका आधा जिस्म बरहना था, और वो 14-15 साल की थी, और बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। उस इलाके के एक SHO जो भी साहब थे, मुझे नहीं पता उस टाइम कौन थे, उनकी जानिब से फोन करवाया गया किसी मीडिया पर्सनैलिटी की तरफ से, यार वो अपने भाई लग गए ने, तो यार मेहरबानी। पुलिस को बुलाया तो मैंने कहा यहाँ पे सरेआम शीशा कैफे चल रहा है। उसने कहा नहीं जी हमें तो नहीं पता। तो मैं कहा आपको इसी बात पे शर्म आ जानी चाहिए कि हमें पता है, पूरे इलाके को पता, आपको नहीं पता। उसी वजह से कि जब हम जाते हैं तो वो इतने दीदा दिलेरी से बैठे होते हैं कि बुलाएं पुलिस को, कौन है पुलिस, क्या कर लेगी। उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे इसी तरह से मामला चल रहा है, इसी तरह से निज़ाम चल रहा है, और मुझे नहीं पता कि अगर एक पूरे थाने का खर्चा इस तरह से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जो भी बड़े जिम्मेदारान हैं उन्हें पता तो होगा ना कि थाने कैसे चल रहे हैं। तो इसको आपने पहुंचाया कोई किसी उस पे सिरे तक के, आपने इस पे बात की आपने ऑफिशियल्स, पुलिस के ऑफिशियल से कि ये कौन होते हैं? हम रात के नाके दिखाने से तो इसलिए निकले हुए थे। अब हम उनके करीब गए तो वो एक रवायती अंदाज में एक बंदा आया, हाँ जी क्या हाल है, किधर जा रहे हो, वही जो वो उसका डीलिंग का अंदाज है। जब हमें पता लग गया कि ये अब ना नौसरबाजी खड़े, और मैंने देख लिया किसी एक के भी नेम प्लेट नहीं लगी हुई, बाइक की नंबर प्लेट नहीं, और रोड रोक के खड़े हुए हैं, मतलब कि प्रॉपर नाका लगाए खड़े हैं, और 8-9। मैंने जैसे उन्हें कहा कैमरे की लाइट ऑन करें, हम उतरे। अब आगे जो हुआ मेरी हैरत गुम हो गई। फूड चेन्स के ऊपर भी किया, इतनी स्मेल, इतना फंगस था उसके ऊपर कि आपकी सोच होगी, और वो उस पूरी टंकी के ऊपर, उस अचार के ऊपर अपने जूतों समेत फेर रहे हैं। मतलब कि उस शख्स जिससे हमने बात की उसकी इतनी इतनी टांगे अचार के अंदर थी। तो उसने कहा अली भाई फिर मैं मुबारक पैर रखा। मैं कहा आप रखें, खुदा की कसम आपने इतनी बड़ी बिल्लियां नहीं देखी होंगी जितने बड़े हमने वहां पे चूहे देखे। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगेगा इससे साफ सुथरा गोश्त कहीं पे बन ही नहीं सकता। ये मैं आपको जवाब उसका दे रहा हूं कि इतने गंदे माहौल में अचार तैयार करने के बाद जब उसको फाइनल टच दिया जाता है वो इतना साफ सुथरा लगता है, आपको लगता है कि इससे बेहतर चीज ही नहीं हो सकती। और बेसिकली वो वहां पे फ्रोजन कीमा जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, जो फिर पूरे लाहौर में मुर्गी के कीमे के नाम पे बिकता है, कबाब बिकते हैं, नूडल्स होते हैं। इसका कोई लोकल पैकिंग थी और किसी लोकल शॉप से लिया, वो भी किसी ने कोई घर प्लांट लगाया होगा, 2 नंबर कागज में पैक करके वो बेच रहा था। 2 बच्चों ने खाया, दोनों बच्चों की मौके पे जो है ना डेथ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उसामा तैयब पॉडकास्ट में मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मेरे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं वो बड़े ही शानदार ज़बरदस्त एंकर हैं। मैंने बड़ा ज़ोर दिया है इस पर कि शानदार ज़बरदस्त एंकर हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब ये मुझे अलाउ करेंगे ये बात या नहीं करेंगे। अगर नहीं अलाउ करेंगे तो मैं कट कर दूँगा। मैं अपने मेहमानों से हमेशा ये कहता हूँ, लेकिन कहीं से कमेंट आ गया था इनके प्रोफेशन पे, तो इसलिए मैं ये ऑनर बताना चाहता हूँ कि ये बड़े मंजे हुए और बड़े शानदार एंकर हैं। और जिस तरीके से इन्होंने तरक्की की माशाल्लाह इतनी यंग एज में, ये इनकी मेहनत लगन, अल्लाह की मदद के बाद इनकी मेहनत और लगन है कि इतने कम अरसे के अंदर इन्होंने अपनी पहचान बनाई पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और बतौर सहाफ़ी इन्होंने जो स्टोरीज़ कवर की हैं, मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जो माशाल्लाह अली हमज़ा ने शानदार काम किया। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? नहीं आप जाने थे। बिल्कुल ठीक है। कैसा करियर रहा और क्या मुश्किलात आई और किस तरीके से? लाहौर पूछता है जी बेसिकली, तो आप पूछते हैं, लाहौर का तो आपने नाम लगा दिया है और बड़ा डंके की चोट पे पूछते हैं। हर्डल्स भी आती हैं बहुत ज़्यादा जी। देखें, आप कोई भी ऐसा शख्स जो कोई भी नौसरबाजी या कोई फ्रॉड या कोई आंखों का धोखा दे के आपको जो है लूट रहा है या आपकी जानो माल के साथ खेल रहा है, तो आप जब भी जाके उसको उसकी गलती की निशानदही करेंगे या जो रियासती इदारे हैं उनको बताएंगे कि यार ये बंदा यहाँ पे जो है लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है। मतलब कि अताई है एक जो कि अपनी डिग्री ये बता रहा है कि मैं 20 साल डॉक्टर के साथ रहा हूँ,
वो हो सकता है आप ड्राइवर की सूरत में रहे हों या माली की सूरत में रहे हों, तो उसने कहा मेरी डिग्री है, मैं 20 साल डॉक्टर के साथ रहा हूँ तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, और वो दे टीके पे टीका बच्चों से लगवा रहा है। मतलब कि उस जिस मैं सर्टेन क्लिनिक की बात कर रहा हूँ वहाँ पे बता दें, हाँ, तो बता ही ये दें ना। हम जो है ये शादरा और उसके गिरदोनवा में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे इतने अताई बैठे हुए हैं, इतने अताई बैठे हैं, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि तमाम अताई DDHOs की जो है मर्जी के साथ बैठे हुए हैं। मुमकिन नहीं है पूरा इलाका वहाँ पे जा रहा है, पूरे इलाके को पता है, तो DDHO को ना पता हो। आप हैरान हो जाएंगे कि उसने जो अपने उस जो भी एक जाली सा हॉस्पिटल या क्लिनिक बनाया हुआ है, मिनी हॉस्पिटल नॉर्मली उन्होंने बनाया होता है, जहाँ पे गायनी तक के मामला ये कर रहे होते हैं, इवन के जो है ऑपरेट्स भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो उनका असिस्टेंट है जो या वहाँ पे फार्मासिस्ट है, उसकी उम्र 9 साल है। वो एक तरफ मछली की दवाई बना रहा है और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर साहब जो पर्ची लिख के दे रहे हैं वो उसको जो है दवाई भी बना रहा है, मतलब एक दवाई भी बना रहा है और मछली की खुराक भी बना रहा है। तो अब हम जब जाके रियासत को बताएंगे कि ये बंदा गलत बैठा हुआ है और आपका जो बंदा यहाँ पे बतौर DDHO लगा हुआ है जिसने इसको रोकना था वो उसकी मर्जी के साथ बैठा हुआ, और मर्जी जाहिर सी बात है तभी शामिल होती है कि जब थोड़े से मामला लेन देन के हो जाएं, तो वो जाहिर सी बात है आगे से रेजिस्ट करेगा, आगे से लड़ेगा, आगे से जो है आपके साथ बहस व तकरार भी करेगा, और उसकी कोशिश होगी कि किसी तरह इनको मना लिया जाए, इस प्रोग्राम को रुकवा दिया जाए, या जो भी मामला होते हैं, मतलब कि वो हर तरह से कोशिश करेगा। वो पहले आपको ऑफर्स देने की कोशिश करेगा, फिर आपको थोड़ा सा थ्रेट करके प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, फिर मतलब कि हाथापाई तक उतर आता है। तो मैं बता रहा हूँ कि जॉनरा बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी शख्स को जब जाके आप बताएंगे कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो लड़ पड़ेगा, अपनी गलती की तरफ ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ उसका बहुत सा बाहर पैसा जुड़ा होगा, उसको लगता है कि शायद उसका यही जरिया मुआशा और यहीं से उसने पैसा कमाना है। तो इस तरह जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो आगे से रेजिस्टेंस का सामना तो करना पड़ता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा जो है टफेस्ट प्रोग्राम कौन सा था या सबसे ज़्यादा ख़तरनाक प्रोग्राम क्या था। मुझे लगता है कि हर प्रोग्राम का अपनी नौयत का एक जो है ख़तरा होता है, एक चैलेंज नया होता है, और आपने वहाँ पे देखना होता है कि आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। मतलब कि एक बार हम गए, एक कंपनी थी कोई उन्होंने कोई चाइनीज़ कंपनी का नाम जो है वो अपने साथ एसोसिएट किया हुआ था, और वो पिछले 12-13 साल से, या शायद मैं कम बता रहा हूँ, पिछले तकरीबन 20 साल से जो है ना अवामुन नास को लूट रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो पाकिस्तान तो नहीं है, तो बताते क्यों नहीं है? हाँ जी, टाइम्स बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपका वो क्या है। टाइम्स कोई नहीं है, जिसका दिल करता है वो आप बताएं, लेकिन हो हकीकत में अपनी, बिल्कुल ऐसे और लोगों आप बिल्कुल एक्सपोज करें। टाइम्स कंपनी है जी, और मुझे इस कंपनी के हवाले से 2011-12 में पता लगता है, और तब भी मुझे ना समझ आ गई कि यार ये, क्योंकि मेरा फैमिली थोड़ा सा ये कारोबारी लोग ही थे, तो मुझे ये लगा कि ये कौन सी कंपनी है जो आपको जो नौकरी दे रही है पैसे लेके। ये कौन सा काम है? मतलब नॉर्मली तो ये होता है कि आपकी एक्सपर्टीज होंगी या आपका जो मेहनत लगेगी तो कंपनी आपको पैसे देगी, इसी तरह के मामला होते हैं। ये कौन से मामला था कि मेहनत भी आपने करनी है और पैसे भी आप दे रहे हैं। तो मैंने दोबारा इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन बहुत से दोस्त उस टाइम भी जुड़े, उनको नुकसान भी हुआ। तो हमारे पास कुछ विक्टिम्स आए, 2022 या 23 की बात है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ मामला हुए, कुछ 1-2 लोगों को वहाँ पे बांध के मारा भी गया। एक खातून थी, उन्होंने बल्कि FIR भी दर्ज करवाई थी। वो बता रही थी कि वहाँ पे उनके साथ कुछ ज्यादती के मामला हुए। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे मैं हैरान था कि एक मामला जो 2007-8 से चल रहा है, और 2023 में भी वहाँ पे 250-300 से ज़्यादा बंदे मौजूद थे। और वो वहाँ पे पता नहीं उनकी किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा होता है कि जब उसने देखा कि अब उसके पास जवाब नहीं है, तो वो 250-300 बंदे से हमारे खिलाफ नारेबाजी लगवाने लग गया। और आपने बहुत से पॉलिटिकल गैदरिंग या इस तरह जो पब्लिक गैदरिंग होती है उनको कवर किया है कि जब बहुत से लोग एक साथ मिलकर कोई भी नारा लगा रहे हो तो वो एक तरह से उनको ट्रिगर किया जा रहा होता है, और फिर आप उनको उसी जो है ना जोन में जो भी करने को कहेंगे वो करेगा। तो एक उसका एक अलग प्रेशर था, मॉब बन गया ना। और मॉब की सबसे ज्यादा खतरनाक बात है कि वो तो उसमें आप एक बंदे को नामजद भी नहीं कर सकते, और जितने ज्यादा लोग उसमें नामजद होंगे उतना आपका पर्चा जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो बहरहाल वहाँ पे एक अलग किस्म का खतरा था कि यार ये 200-250 बंदा जिसको हम बताने आए हैं कि भाई कल को तुमने हमारे पास आना है कि हमारे साथ भी वही मामला हुआ है, लेकिन उसको कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? उसको एक ख्वाब दिखाया गया कि यार एक गाड़ी इस तरह बन जाएगी, घर इस तरह बन जाएगा, और वो मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने का प्रोसीजर होता है। उसमें से जब वो निकल आता है फिर उसको पता लग जाता है कि ये उसके साथ बहरहाल काम लग गया हुआ है। तो वो भी बड़ा परेशान कुन था कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, और वो छोटे छोटे बच्चे इस कदर उनको ट्रिगर कर दिया गया था। वो जो भी वहाँ पे फ्राडिया सा मौजूद था। ये किस जगह पे था? ये जी ठोकर पे था। और इतने अफसोस की बात है कि इस पे हमने प्रोग्राम किया, उससे पहले भी बहुत से लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई, उसके बाद भी बहुत से लोग उस हवाले से बात कर रहे हैं। इवन के बहुत से लोग अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी बता रहे हैं कि भाई इन्होंने इस तरह किया, मत जाना।
लेकिन हैरानकुन बात है कि अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पे जाते हैं और बाद में फिर जो है वो रोना पीटना कर रहे होते हैं कि यार हमारी कुल कमाई 50,000 थी, हमने जमा की हुई थी 1 लाख रुपए था, हम अब जो है वो ज़ाया कर बैठे, हमें वापस नहीं मिल पा रही। और सिर्फ ये यहाँ पे नहीं हो रहा था, हमने जो जिस सेंटर पे हमने ये प्रोग्राम किया था वो ये ठोकर पे था। हमें उसके बाद पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों से, कोई कह रहा है जी पिंडी में आए, कोई कह रहा है इस्लामाबाद में आए, कोई कह रहा है फैसलाबाद में आए, और कुछ कंपनीज का इनसे मिलता जुलता ही नाम था और वो भी इसी नौयत की काम कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे ये जो इसके इदारे बनाए हुए हैं जिन्होंने पकड़ना है फ़र्ज़ करें जी वो FIA है या जो भी है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी अगर 20 साल से ये काम कर रही है और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान की फ्रॉड कंपनीज की लिस्ट है उसमें उसका नाम भी है, फिर भी वो कैसे यहाँ पे काम कर रही है। इतने खुलेआम लोगों को जो है वो मतलब कि 6वीं पास है, उसे कह रहे हैं कि आपको जो है ना क्लिनिक पे बैठाने के काबिल कर देंगे। मतलब 6वीं पास कैसे क्लिनिक पे बैठेगा। और उससे जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो जो हमारा एक जो नुमाइंदा था उसके साथ उनका कोई नुमाइंदा डील कर रहा था, तो उसने कहा जी मेरे वालिद साहब का जो है ना बाईपास का कहा जा रहा है तो बताएं। तो वो आगे से मतलब हमने वालिद साहब से भी बात करी, वो मेरे एक प्रोड्यूसर थे, तो वो ज़रा आवाज़ थोड़ी सी बुढ़ापे वाली निकाल के बात कर रहे हैं और बता रहे हैं पुत्र मिनते डॉक्टर ने क्या बाईपास करा ला। तो कह रहे हैं ना 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 बाईपास नहीं कराना, तुसी फारग हो जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ठीक हो जाना। और उस लड़के को जब हमने पकड़ा पूछा तो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन 8 जमातें थी, मतलब कि 8वीं जमात का बच्चा जो उनके साथ मिलके एक ऐसे पेशेंट को मशवरा दे रहा है जिसको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप बाईपास करवाना, कह रहे हैं ना 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 बाईपास ना करवाना, तुम फारिग हो जाओगे, हम जो 2-4 गोलियां देंगे अपने 30-40 हज़ार रुपए के लिए, देखें किसी की जान की भी परवाह नहीं है कि क्या किस हद तक लोगों के साथ जो है ना खेला जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इनकी अपनी मर्जी के बगैर होता है, मतलब कि ये जो रियासती इदारे इनके इल्म में नहीं होता? आपकी हुई बात किसी ऑफिशियल से? सर देखिए वहां पे पुलिस भी आई, हमने पुलिस को बुलाया भी, लेकिन ये सारे जो मामला है ना ये इनकी मर्जी के बगैर हो ही नहीं रहे होते। किस लेवल तक? सर मुझे अब ये तो नहीं पता है किस लेवल तक जो है इंगेजमेंट होती है, लेकिन मुझे इस जॉनर पे काम करते हुए महसूस हुआ कि जिस भी इलाके में जो भी उल्टा सीधा काम हो रहा होता है ना वो SHO की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। SHO को पता होता है कि यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि आप किसी भी इलाके में खड़े होकर कुछ 10 हवाई फायर निकालेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पुलिस अगले आधे घंटे में आपको धर ले, आपको जाने नहीं देगी। अगर SHO नोटिस ले लिया कि यार ये कौन है मेरे इलाके में इसने हवाई फायर कर दिया, तो वो जाने नहीं देगा। तो कैसे मुमकिन है कि एक पूरे इलाके में एक शीशा कैफे खुला हुआ है और पूरे इलाके को पता है, हर बच्चे को पता है कि वहां पे मैं जाऊंगा मुझे शीशा मैसर आ जाएगा, मुझे कोई शराब मैसर आ जाएगी, मुझे मंशियात मैसर आ जाएंगी, मुझे बरहना हालत में जो है लड़कियां मैसर आ जाएंगी। ऐसा भी कोई केस आपने किया? सर हमने ये जेल रोड पे एक बिल्डिंग थी, जो जेल रोड पे जो जहाज चाइना चौक है गालबन, उस तरफ को जो रास्ता जा रहा है जेल रोड, वो जो चौक बनता है वहां पे कॉर्नर पे एक तरफ मॉल को निकल जाता है, वो जो रास्ता मॉल को जा रहा है, उसी चौक पे एक बिल्डिंग थी, मेरा ख्याल है कोई 5-6-7 मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हम एक प्रोग्राम करने गए, हमें पता लगा कि यहाँ पे सरेआम शीशा कैफ़े चल रहा है और शीशा कैफ़े में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि ज़्यादा परेशान कुन है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि यार शीशा पीने से क्या हुआ, लोग घरों में भी तो पीते हैं। लेकिन जी वो तो एक पर्सनल चॉइस है कि जी रियासत ने आपको अलाउ करना है या नहीं करना, वो एक और चीज़ है। लेकिन रियासत ने मना किया कि शीशा कैफ़ेज़ नहीं चलेंगे। उनकी बहुत सी वजूहात थी कि वहाँ पे बैठ के लोग गैंग बन रहे थे, वहाँ से उठ के किसी को जाके जो है कत्ल कर दिया, वहाँ से उठ के जाके किसी को जो है लड़ाई दंगे फसाद, फिर उसके बाद वहाँ पे लड़कियों को लाना, हरासा करना, एक बार कोई वीडियो शीडियो रिकॉर्ड कर लेना, फिर सारी उम्र का रोक, फिर परेशान करना, ब्लैकमेलिंग करनी। फिर उसके बाद मैं चूंकि अब इस पर प्रोग्राम कर रहा था तो बहुत से लोगों से पूछा था कि वजह क्या बनी, पहले अलाउ थे अब क्यों बैन है। तो उन्होंने बताया कि ना ये जो इसकी वो चिलम या जो भी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा शीशे का पता नहीं, उन्होंने कहा कि उसमें फ्लेवर के साथ ना मंशियात का इस्तेमाल होने लग गया। ठीक है, तो और जिस तरह से किसी भी जो है कम उम्र बच्ची जो जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं है, किसी भी तरह भला फुसला के एक बार ले आए, वहाँ पे तरह तरह के लोग, कोई एक आध पेल छिल करवा दी और फिर एक जो कमज़ोर लम्हा है उसकी वीडियो बना के फिर सारी उम्र उसको ब्लैकमेल किया जाता था। तो इस तरह की बहुत सी जो शिकायत जाने लगी, फिर यहाँ से उठ के बहुत से लोगों ने कोई एक आध कत्ल कर दिया, कोई चोरी डकैती इस तरह के मामला में देखे गए। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह की गैदरिंग अफोर्ड नहीं है, तो रियासत ने मना कर दिया कि अब शीशा कैफेज नहीं चलेंगे। अब मुझे बड़ी हैरानगी की ये बात लगी कि यार यहाँ पे बीच चौराहे पे जो रोड, हाँ मॉल पे ये रोड को कनेक्ट कर रहा है और साथ मेरा ख्याल है कि 50 गज में आपकी, मैं कह रहा हूँ 50 गज में थाना भी था। थाना भी था। कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे शीशा कैफे चल रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है।
हम एक दोस्त को भेजा कि आप जाएं ज़रा बैठें। वो नीचे गया तो उसने देखा कि 5-5, 6-6 लोग आए हुए हैं। वहाँ पे लाइटिंग भी ज़रा वो उस तरह की मॉल बनाया हुआ है, क्लब टाइप बनाया हुआ है, और वहाँ पे वो जो है वो रिंग्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, और एक हमारा जो है एक मेंबर, एक नुमाइंदा अंदर था। हम लोग गए तो उन्होंने ना पीछे एक बैक डोर रखा हुआ था, हमें नहीं पता था। वो लोग निकल गए, वहाँ पे शीशे वीशे लगे हुए हैं, इवन के अपने मोबाइल भी छोड़ के चले गए और सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमने दिखाया, देखें जी ये फ्लेवर, ये देखें शीशा, और ये कोई ऐसा नहीं था कोई 1-2 की तादाद में, उधर मतलब 25-25 शीशे पड़े हुए हैं और कोई 50 टेबल लगे हुए हैं, और वहाँ पे पूरा माहौल बनाया हुआ है। वो भाग गए। अब जाहिर सी बात है, भाग गए, हम किससे बात करें। हमने वो दिखाया तो मुझे वहाँ पे खड़े खड़े पता लगा कि आप तो इसी शीशे कैफे में हैं, ऊपर इसी बिल्डिंग में 3 है। अब लाहौर के बीच एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में 3 मुख्तलिफ शीशा कैफे हैं, और उसमें होता क्या था कि ये सबसे ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हमने इस पे गए तो उसको टाइम नहीं मिला। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहे थे, वो जगह जगह वो क्लोज सर्किट कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उन्हें पता लग गया, उन्होंने गेट बंद कर दिया। अब जब वहाँ पे उन्होंने मतलब कि हमने नीचे वाले फ्लोर पे अभी एक्सप्लोर कर रहे थे, दिखा रहे थे, मतलब रियासत को दिखाना ना कि ये देखिए हो रहा है, SHO सोया हुआ है, तो हम दिखा रहे थे। तो अब कुछ जो है ना बच्चियां, मैं ख़वातीन भी नहीं कहूँगा, मतलब कि हमने एक लड़की जो आधी तकरीबन बरहना थी, अजीबो गरीब सी, उसने हुलिया बनाया हुआ था, हाथ में वेप और सिगरेट पकड़ा हुआ है। और मसला ये था कि हमने उससे बातचीत इसलिए करना बेहतर समझा कि फ़र्ज़ करें कि मैं रियासत को कहता हूँ कि यहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, या यहाँ पे गलत काम हो रहा है, या बच्चियों को भुला फुसला के उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो रियासत की किधर है, कहाँ है सबूत। हमने अपनी साफ़ी जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ पे एक लड़की थी, एक तो पहले हमने इंश्योर किया कि वहाँ पे कोई वीडियो ना बनाए, और हमने उससे मेरा ख्याल है मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड बात की। मैंने उससे कहा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, जी शीशा कैफे से निकली हूँ। मैं कहा, आपको पता है कि आप यहाँ से निकले हो, अगर यहाँ पे रेड हो जाती है तो आपको पकड़ के ले जाएंगे, आप पे FIR हो जाएगी। उसने कहा, जी मुझे नहीं पता। मैं कहा, आप किसके साथ आए हो? उसने कहा, जी मैं अपने कोई दोस्त बॉयफ्रेंड के साथ थी, और वो अब मुझे छोड़ के भाग गया। मैंने उससे पूछा, आपकी एज क्या है? उसने मेरा ख्याल है 15 या 16 साल बताई। और नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, ये जब इस तरह की मुश्किल किसी जगह फंसे, कोई मुश्किल का सामना करना पड़ जाए, तो अपनी नॉर्मली एज बढ़ा देते हैं। मेरा ख्याल है कि उसकी एज 14-15 साल से ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने बहरहाल उसको थोड़ा सा समझाया, और ना मैंने उसको कहा कि मैंने टीम मेंबर से कहा कि इसको कहीं महफूज मुकाम पे भेज के आए, और हमने उसका ना चेहरा ब्लर कर दिया, ताकि उसकी कल को उसके लिए मसला ना हो सकता है कि ये उसका एक कोई कमजोर लम्हा हो, कल को सारी जिंदगी का रोग बन जाए। तो हमने उसका एक तो चेहरा भी ब्लर कर दिया, और इंश्योर किया कि वहां पे हमारे अलावा कोई वीडियो ना बनाया, और उसको वहां से निकाला। बहुत से लोगों ने उस पर तनकीद की कि यार ये फला। भाई अगर मैं यहाँ पे बैठ के कहता कि वहां पे एक लड़की थी जिसका आधा जिस्म बरहना था, और वो 14-15 साल की थी, और बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी वे पकड़ा, उन्होंने कहना बैठ के कहानियां सुना रहा है। हमने रियासत को भी वो सबूत दिखाना था कि ये देखें SHO की ज़ेरे निगरानी हो क्या रहा है। और वो अब एक नहीं, बहुत सी बच्चियां थी, वो वहां से वो अब निकल रही थी। फिर हमने उसी बिल्डिंग की बेसमेंट में गए, तो यार उसामा भाई, मैं खुदा की कसम, मेरे ना अपने रोंगटे खड़े हुए थे। एक तो वहां पे इतना अंधेरा, कोई लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब कि आप सोचें कि एक बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, जिसकी आप यानी कि सेकंड बेसमेंट पे जा रहे हैं, तो बहुत अंधेरा, कोई लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं। हमको लाइट्स वाइट्स लेके गए। नीचे सोफे लगे हुए थे, सोफे पे प्रोटेक्शंस पड़ी हुई थी, कुछ यूज्ड पड़ी हुई थी और कुछ वैसे पड़ी हुई थी, और वहां पे शराब की बोतलें थी। और मैं हैरान था कि इतने अंधेरे में कौन आता होगा। अब वो क्या था कि जब किसी को शहावत जो है जहन पे जो है सवार हो, और उसको पता हो कि ये लड़की को मैं किसी भी तरह आज भुला फुसला के तो ले आया हूँ, और उसको कोई भी पिल या कोई भी उसको नशा करवाने के बाद उसको उस वक्त अंधेरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसको पता होता है कि ये आज का मेरा शिकार है, आज ये निकल गया तो दोबारा आना हाथ बहुत मुश्किल है। उसमें फिर वो उसके साथ जो भी करता है, वीडियो कोई रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो उस बच्ची के लिए ताहयात जो है एक वो मसला बन जाएगा। और खुदा की कसम, ये मैं इसको कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वहाँ पे 5-6 जगह मुख्तलिफ हमने सोफ़े देखे, वहाँ पे प्रोटेक्शंस पड़ी हुई थी, वहाँ पे शराब की बोतलें थीं, और वहाँ पे ना इतना अंधेरा था, और वहाँ पे ये जो चमगादड़ वगैरह, ये मतलब कि एक खौफ था वहाँ पे। लेकिन हमने वहाँ पे दिखाया, और दिखाने का मकसद ये था कि यार ये देखें, इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतना सरेआम ये काम हो रहा है, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मज़े की बात इसके बाद आती है कि हम वो प्रोग्राम करके आ गए, हमसे 1-2 लोगों ने रहा था, यार वो ये वो फलां। हमें उस इलाके के एक SHO जो भी साहब थे, मुझे नहीं पता उस टाइम कौन थे, उनकी जानिब से फ़ोन करवाया गया किसी मीडिया पर्सनैलिटी की तरफ से, यार वो अपने भाई लग गए इन्हें, तो यार मेहरबानी। तो मुझे हैरानगी हुई कि यार ये देखिए SHO को पता था, और अब उसको पता है कि ये यहाँ पे कर गया है, यहाँ पे बताएगा कि जेल रोड पे है,
तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो जो भी रियासी जो जिम्मेदारान होते हैं पूछते तो हैं यार ये क्या हो रहा है, कौन है यहाँ का SHO। तो उसने कहा आप ऐसा करें, इलाके का नाम प्लीज़ ना बताइएगा, बाकी आप जो भी चीज़ चलानी है तो चला लें। ये मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त जो भी SHO थे, मुझे नहीं पता, उनकी जानिब से एक मीडिया पर्सनैलिटी ने कॉल की और उन्होंने बताया कि यार वो जानने वाले हैं, तो इसलिए दरख्वास्त बस इतनी है कि उनका नाम यानी कि जगह इलाके का नाम ना बताएं ताकि उसके लिए मसला ना हो जाए। फिर इसी तरह हम जब जौहर टाउन गए, मतलब कि अब एक प्रोग्राम करते हैं तो उससे मिलता जुलता जितना कोई क्राइम हो रहा होता है उस तरह के लोग या उसके इफेक्टी जो है ना आपसे रब्ता करना शुरू कर लेते हैं। हमें बताया गया जौहर टाउन गए तो वो तो कोई ये भी नहीं है कि यानी कि कोई छुप छुपा के बिल्कुल ऐसे जैसे एक कोई बारबेक्यू की शॉप है या कोई रेस्टोरेंट है उस तरह वो खुला हुआ था। हम अंदर गए, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 16-17 साल के बच्चे, एक ने सीधी ईंट मार दी, एक आया वो कोई धक्कम पेल थप्पड़ छप्पड़ भी कर रहा है। लेकिन हमने वो भी दिखाया, वो भी वहाँ से कुछ लोग भाग गए। फिर वहाँ के जो मालिकान आए उन्होंने थोड़ा सा ट्रैप लगा के हमें थोड़ा सा जो है परेशान करने की कोशिश की। हमने वहाँ पे पुलिस को बुलाया। अब पुलिस का रोल देखें कि जितनी देर में हमने पुलिस को बुलाया उनका जो भी एक था, मतलब कि एक जगह हमें इंगेज करके वो शटर फेंका और निकल गया। पुलिस को बुलाया तो मैंने कहा यहाँ पे सरेआम शीशा कैफे चल रहा है। उसने कहा नहीं जी हमें तो नहीं पता। तो मैं कहा आपको इसी बात पे शर्म आ जानी चाहिए कि हमें पता है, पूरे इलाके को पता, आपको नहीं पता। तो बहरहाल बता रहा हूँ कि ये उनकी इजाजत के बगैर नहीं होता। आपने पूछा ना किस कदर तक इंगेजमेंट होती है, तो मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि जो थाने का अपना वो जो अखराजात होते हैं ना वो इसी तरह निकल रहे होते हैं। मतलब कि हर थाने का अपना एक जो भी खर्चा होता है वो बजट उसको देना होता है। वो एक जिम्मेदारान थे ये पंजाब पुलिस के, उन्होंने वो एक तो आता नहीं है, तो हमें जो थाने के अपने मामलात होते हैं वो फिर इसी तरह चल रहे होते हैं कि आप इलाके में जो जो हो रहा होता है फिर आप उसे चीज़ तय कर लेते हैं कि भाई तुमने ये काम करना है तो ये आपको देना पड़ेगा। और उसी वजह से कि जब हम जाते हैं तो वो इतने दीदा दिलेरी से बैठे होते हैं कि बुलाएं पुलिस को, कौन है पुलिस, क्या कर लेगी। उन्हें पता है कि भाई यहाँ पे इसी तरह से मामला चल रहे हैं, इसी तरह से निज़ाम चल रहा है। और मुझे नहीं पता कि अगर एक पूरे थाने का खर्चा इस तरह से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जो भी बड़े जिम्मेदारान हैं उन्हें पता तो होगा ना कि थाने कैसे चल रहे हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी इतनी शानदार बिल्डिंगें बना दी, आपने उनके करैक्टर पे काम नहीं किया। मतलब कि आज भी पंजाब पुलिस का जो जवान है वो आपको रोके तो आपको उससे तहफ़्फ़ुज़ कम, उससे खौफ ज़्यादा आ रहा था, मतलब आपको तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं हो रहा होता। और उसने आपसे बात करनी है ओए करके, और आप उससे ये भी नहीं पूछ सकते, मतलब कि आप देखें आप किस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं कि जो आपका मुहाफिज है, आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि भाईजान आप कौन से थाने से हैं, आप अपना नाम बताना पसंद करेंगे। मतलब कि कितनी अफसोसनाक बात है कि आप एक डकैत से भी नहीं पूछ सकते कि भाई तुम्हारा नाम क्या, कहाँ से आए हो। आप एक पुलिस वाले से भी नहीं पूछ सकते। हमने इस पर भी उसामा भाई बहुत से प्रोग्राम किए कि हमने पंजाब में, लाहौर में ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जगह पे ये जो एक मुबैना नाके लगा के अक्सर 2 या 3-4 पुलिस वाले खड़े होते हैं जिनकी नेम प्लेट नहीं लगी होती, उन्होंने अपना जो है फेस एक जो है कपड़े से कवर किया होता है, उनकी जो बाइक होती है उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी होती, आपको नहीं पता कि ये कौन है, पुलिस वाले हैं भी या नहीं। हाँ, आप उस वर्दी के एहतराम पे उसके रोकने पे रुक जाएंगे। वो आते ही आपकी जेब में हाथ डालेगा, आपको देखेगा कितने पैसे हैं, आपसे उल्टी सीधी डिमांड करेगा, आपको आगे से ये कहेगा कि हाँ फिर तेरे से कुछ पावा। पता कि हमारे बहुत से दोस्तों ने इस पे प्रोग्राम किए, हमने भी इस पे बहुत से प्रोग्राम किए, हमने इस पे बहुत सी रैकी भी की, उसमें बहुत सी जगह वो कहते हैं हाँ तेरे से कुछ पावा। मतलब कि अगर एक बंदा खुद उनको थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है, पूछ रहा है कि भाईजान क्यों मुझे चेक कर रहे हैं, क्या मसला है, तो साथ ही वो सीधे कहते हैं हाँ तुम दसा क्यों चेक कर रहे हैं, तुम्हें पता मैं कौन है। और ये ना नाका लगाने के जो है अहल होते हैं, मतलब कि जो बाइक पे 2-3 लोग खड़े होते हैं, ये नाका नहीं होता। नाका कम से कम वहाँ पे ASI होना ज़रूरी है, कोई सब इंस्पेक्टर वहाँ पे उसके इल्म में होना चाहिए कि यहाँ पे नाका लगा हुआ है, और SHO के भी इल्म में होना चाहिए। तो आप इसको आपने पहुंचाया कोई किसी उस पे सिरे तक के, आपने इस पे बात की आपने ऑफिशियल पुलिस के ऑफिशियल से कि ये कौन होते हैं? सर हमने इस पे बहुत से प्रोग्राम किए। देखें कि रियासत को दिखाने का सबसे बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने मुझे मीडियम दिया वो दिया टीवी। ये बड़े बड़े जो जिम्मेदारान हैं इनके वहाँ पे मीडिया को मैनेज करने वाले बैठे होते हैं, वहाँ पे टीवी लगे होते हैं और वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि क्या हुआ मामला, किस चीज़ पे नोटिस है। ठीक है, अब हमने उसामा भाई खुदा की कसम एक प्रोग्राम किया और उस दिन मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हम ना यही देख रहे थे कि किस तरह के नाके लगे हुए हैं और जिन लोगों ने नाके लगाए हैं उनके हुलिये क्या हैं, क्या वो नेम प्लेट लगा रहा है। मतलब कि फ़र्ज़ करें कि आप एक इदारे से एसोसिएट हैं किसी मीडिया चैनल से, तो आप तो उसका कार्ड फ़ख्र से दिखाएंगे कि भाई मैं उसका नुमाइंदा, ये देखें। और अगर फ़र्ज़ करें मैं पंजाब पुलिस का एहलकार हूँ
तो मेरी तो जो शिनाख्त है वो तो मेरे लिए मेरे जो काबिल फख्र होनी चाहिए। काबिल फख्र होनी चाहिए। मैं दिखाऊं कि यार ये देखिए मैं पंजाब पुलिस का एहलकार हूँ। तो हम ना ये देखा कि देखते हैं कि ये कितने लोग अपनी नेम प्लेट लगा के खड़े हैं, कितने लोग किस हाल में खड़े में हैं और क्या मामला था। हमने शुरू किया, कोई बहुत अच्छे अंदाज में खड़ा था और बड़ा किसी ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे आवाम का आना जाना ज़्यादा था, पता लग रहा था कि एक मुहाफिज खड़े हैं, हमने उसको अप्रिशिएट भी किया। बहुत से लोगों को हमने बताया कि यार आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं लगी हुई, आपकी लगी होनी चाहिए। फर्ज करें आप मुझे रोकते, मुझे पता तो हो कि मुझे फारूक ने रोका है, मुझे उसामा ने रोका है या किसने रोका है। बहरहाल हम इस तरह निशानदेही करते रहे चीज़ों की कि आपको इस तरह होना चाहिए। एक बंदे ने एक बाइक को रोका हुआ कि तेरी नंबर प्लेट नहीं है, तो मैंने देखा उसकी भी नहीं है। मैंने कहा आपकी अपनी नंबर प्लेट नहीं है और दूसरा आप रात के 3 बजे एक बाइक वाले को सिर्फ इस पर रोक रहे हैं कि तुम्हारी नंबर प्लेट नहीं है। तुम्हारे में उसमें तो फर्क ही कोई नहीं है। वो आगे से तुम्हें कह दे कि तुम्हारी नंबर प्लेट नहीं है या कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे। लेकिन आप नहीं रियासती एहलकार से सवाल कर सकते, वो गुस्सा कर जाएगा तो वो कुछ भी आप पे डाल सकता है। अब हम ना प्रोग्राम करते करते गए, ठोकर से आगे गए और जहाँ पे मोटरवे को चढ़ने के लिए वो एक यू टर्न सा बन रहा है, पॉइंट है जो कनेक्ट कर रहा है, yes. जो आगे जाके फिर वो मोटरवे की एंट्री पे आप जो भी टूल प्लाजा है वहाँ पे ना एक नाका था और वहाँ पे ना तकरीबन 10 के करीब एहलकार खड़े हुए थे। मतलब कि बड़ा नाका दूर से नजर आ रहा था। अब हमारी आपस में भी टीम की ट्रेनिंग तो है कि क्या करना है कैसे करना है, तो हमने अपनी वो भी जो गाड़ी की एक प्लेट लगी होती है कि जी फलां मीडिया चैनल, तो हमने साइड पे रख ली, क्योंकि वो प्लेट लगी होगी तो हमें नहीं रोकेंगे वहाँ पे, तो फिर वो दिखाने लग जाते हैं कि देखें जी हम रात इतने बजे खड़े हुए हैं। तो हमने वो प्लेट वगैरह साइड पे रख ली और तकरीबन फजर से कोई घंटा पहले की ये बात है जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम रात के नाके दिखाने थे तो इसलिए निकले हुए थे। अब हम उनके करीब गए तो वो एक रवायती अंदाज में एक बंदा आया, हाँ जी क्या हाल है, किधर जा रहे हो, वही जो वो उसका डीलिंग का अंदाज है। जब हमें पता लग गया कि ये अब ना नौसरबाजी खड़े, और मैंने देख लिया किसी एक के भी नेम प्लेट नहीं लगी हुई, बाइक की नंबर प्लेट नहीं, और रोड रोक के खड़े हुए हैं, मतलब कि प्रॉपर नाका लगाए खड़े हैं और 8-9। मैंने जैसे उन्हें कहा कैमरे की लाइट ऑन करें, हम उतरे। अब आगे जो हुआ मेरी हैरत गुम हो गई कि उन्होंने जैसे ही कैमरा और माइक देखा और मुझे देखा तो उन्होंने दौड़ लगा दी, और दौड़ भी ऐसे लगाई कि किसी का बूट वहां पे रह गया, किसी की लाइट वहां पे रह गई, और 2 बाइक्स अपनी वो छोड़ के वहां से फरार हो गए। अब वो चूंकि रोड थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उसकी साइड पे उन्होंने छलांगे वलांगे मारी और निकल गए। 1 या 2 बाइक्स वो ले गए और 2 बाइक्स वो छोड़ गए। अब वो जिसने निकल रहे थे, अब मैं हैरान था कि नॉर्मली पुलिस को देख के लोग भागते हैं, आज ये हमें देख के पुलिस वाले भाग गए हैं, नाका छोड़ के, अपने जूते छोड़ के, अपनी बाइक छोड़ के, अपनी लाइट छोड़ के। ये कहाँ जा रहे हैं? एक बंदे को जाते जाते पूछा, मैं कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे थे यहाँ पे? तो उसने जाते हुए कहा डाका मारने आए हुए थे। ये मेरे पर रिकॉर्ड पड़ा हुआ था। अब पता नहीं उसने मजाक में कहा या जो भी कहा, मतलब कि टीज करने के लिए कहा, वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो निकल गए, 8-9 अफराद जो भी पंजाब पुलिस की वर्दी में खड़े हुए थे, और वहाँ पे उनका जो नाके की बाकियात थी वो पड़ी हैं, उनके जूते पड़े हुए हैं, लाइट पड़ी हुई है, बाइक्स खड़ी हुई हैं, और तकरीबन फजर होने में को आधा घंटा रह गया, आधा पौना घंटा। अब मैंने कहा यार हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, क्योंकि 2 बाइक्स खड़ी हुई हैं, वो कल को हम पे चोरी का ना मुकदमा दर्ज करवा दें, और ये अपनी लाइट्स वाइट छोड़ के पुलिस वाले दौड़ गए। बड़ी हैरानगी की बात थी। हमने 15 पे कॉल की, वो इस्लामाबाद से जो भी ऑपरेटर होती हैं उन खातून थी, उन्होंने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा कि जी हम यूं करके प्रोग्राम करते हैं, इस जगह पे आए थे, तो पता नहीं कोई पंजाब पुलिस की वर्दी में जो भी लोग थे हमें देख के ना भागे। उसने कहा पुलिस वाले भागे? अब तो उसने 2-3 बार कंफर्म किया कि पुलिस वाले नाका छोड़ के भागे। मैंने कहा हाँ जी पुलिस वाले नाका छोड़ के भागे, साथ 2 बाइक्स भी यहाँ पे छोड़ गए। उसने कहा चले मैं ना मुतलका थाने के जो भी वहाँ पे SHO या ASI हैं उनसे रब्ता करवा देती हूँ आपकी। रब्ता हुआ, वो आधे घंटे तक साहब आए। अब हम आधा घंटा उस अंधेरे में खड़े थे, लेकिन हमें ये भी टेंशन थी कि कोई आगे पीछे से कोई चीज़ ना आ जाए। और आपको पता है कि अब उन्हें जितनी देर भी हम वहाँ खड़े थे या जो भी लोग वहाँ से भागे, मेरा ख्याल है कि दूर जाके देखते रहे होंगे, क्योंकि बाइक्स तो उन्होंने लेके जानी थी ना, अब कुछ भी शरारत कर सकते। बाहर वहाँ पर बड़ा एक खौफ तो था। हमने अपनी गाड़ी की लाइट्स वाइट्स ऑन करके वहाँ पे रुके। अब वहाँ पे एक ASI आए डाले पे। अब हैरानकुन बात, जिस डाले पे है उसकी भी नंबर प्लेट कोई नहीं लगी हुई। आए पुलिस वाले थे, पुलिस वाले आए, तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा क्या होगा जी? मैंने कहा जी ये 2 बाइक्स और ये सामान ना आपके यहाँ पे को पंजाब पुलिस की वर्दी में एहलकार खड़े हुए थे, वो हमें देख के भाग गए, उन्होंने नाका लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा आपके कैमरे से डर गए होंगे। मैंने कहा वो जाते हुए कह रहा हम डाका मारने। उसने कहा नहीं ये नहीं कहा होगा। मैं कहा आए मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। मैंने उनको अब रिकॉर्डिंग दिखाई। उन्होंने कहा नहीं जी असल में ना वो कैमरे से डर के भागे। मैंने पूछा कि आपके अपने थाने के थे? उन्होंने कहा हाँ जी हमारे अपने थाने के थे। अब उन्होंने शक्लें देखी ना, और जाहिर सी बात है कि हमारी कॉल जाने से पहले उनकी भी कॉल गई होगी कि सर जी वो मीडिया ले आए थे, एंज हो गया। अब वो आके उन्हीं का दे तो साथ रहे हैं,
यानी कि वो लोग नहीं आए, वो आए, उन्होंने कहा असल में वो आपके कैमरे शैमरे से डर गए। मैं कहा भाईजान कैमरे थे, को मतलब कि हमने अल्लाह माफ़ करे कोई असला तो नहीं साथ ले आए थे, या कोई शेर या कोई कुत्ता नहीं ले आए थे कि आपको उनसे खौफ आ गया। और पंजाब पुलिस की बड़े बड़े डकैतों से नहीं डरती, ये जो भी पुलिस मुकाबले और मुबैना पुलिस मुकाबले या जो भी हो रहा होता है, मतलब कि कैमरे से डर गए। और रात के 3-4 बजे, मतलब कि कल को अल्लाह ना करे कोई डकैत कैमरा लेके आ जाए, पुलिस वहां से दौड़ जाए और वो कार्रवाई डाल के चल जाए। कितनी फजूल और अजीब बात है। जाहिर सी बात है कि उनके दिल में चोर था, उनके दिल में चोर था, वो वहां से भागे। पर हमारा काम था निशानदेही करना, हमारा किसी से पर्सनल तो नहीं था। अब हमने उसको रिकॉर्ड किया, हमने दोनों बाइक्स उनकी जो है वो उनका डाला आया, उसमें रखवाई और अपनी प्रोग्राम की एंडिंग करके हम लोग चले गए। हमने वो प्रोग्राम लगाया टीवी पे। अब जब टीवी पे ये चल रहा है कि जी पुलिस वाले दौड़ रहे हैं, नाका छोड़ के भाग रहे हैं, 40-45 मिनट का प्रोग्राम है, क्या आईजी डीआईजी या इनके पीआर उसको नहीं पता लगता? सब कुछ पता लगता है, लेकिन आपको पता है कि एक्शन हो भी जाते हैं और एन मुमकिन है एक्शन हो भी गया हो। लेकिन चूंकि हालांकि मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीज़ों पे एक्शन हो तो बताना चाहिए कि जी फलां बंदे की निशानदेही पे हमने इसको फारिग कर दिया, ताकि कल को पुलिस वाले को डर हो कि अगर किसी ने मेरी कोई भी इस तरह की उल्टी सीधी हरकत की वीडियो बना के भेज दी, मैं फारिग हो दूंगा। हमने पंजाब पुलिस की वर्दी में शराब स्मगल करते हुए, शराब बेचते हुए लोगों को पकड़ा। और अफसोस ये हुआ कि हमसे पुलिस डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान फोन करके कह रहे हैं कि भाईजान इस वीडियो को रिमूव करा दें, बड़ी बदनामी हो रही है। हमने कहा कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा जी कार्रवाई तो हम कर रहे हैं, वीडियो रिमूव करा दें। मैंने कहा वीडियो तो अब बहुत से लोगों ने नहीं, हमने कहा कि हमने जो लगाई है अब तो बहुत से लोगों ने लगा ली हुई है, हमारे रिमूव करने से तो फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। आप ऐसा करें कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम वो दिखाते हैं कि पंजाब पुलिस का एक अच्छा मुस्बत चेहरा भी दिखाते हैं कि जी अगर हमने निशानदेही की, उस पर उस शख्स को निशान इबरत बनाया गया। यार उसामा भाई एक एएसआई, ठीक है, एक एएसआई को छोटा ओहदा नहीं होता, मतलब एसएचओ के बाद वो थाने की माँ होती है। वो अपनी वर्दी में अपने सर्विस रिवॉल्वर के साथ एक बाइक पे 24 शराब की बोतलें लेके जा रहा है, और बाइक पे 24 शराब की बोतलों से ज्यादा मेरा ख्याल आ ही नहीं सकती। वो एक होंडा था, आगे एक बंदा बैठा, उसकी बड़ी बड़ी मूछें, वो भी मुझे कोई अजीब ही लग रहा था कि या तो वो पुलिस वाला होगा या फिर वो वैसे ही जो नॉर्मली एक टफ लुक वाला जो गाय था ना, वो उस तरह का था। और पीछे वो जनाब एएसआई साहब बैठे हैं और दरमियान में उन्होंने 2 शराब के कार्टन रखे हुए हैं, और वो ये माल रोड पे होटल से लेके निकले हैं। हमने उन्हें रोका और वो आगे से जवाब क्या दे रहे हैं। पता कैसे चला आपको? सर हमें इसकी रैकी आई हुई थी पहले से, हमें पता था कि ये यहाँ से लेके निकलता है, और ये अपने लिए नहीं लेके निकलता, मतलब एक बंदा 24 तो नहीं शराब की बोतलें पीता होगा, वो यहाँ से लेके बेचता था। और जो शख्स बेचता है तो उसने हफ्ते में 2-3 दिन रखे होते हैं कि इस दिन यहाँ से उठानी है, वहां पे लेके जानी है। हमें उस दिन उसका थोड़ा सा कहीं से सोर्स से पता लगा, हम वहां पे घंटा डेढ़ बैठे, जनाब उन्हें लेके निकले हैं, हम इनके पीछे जाके इन्हें पकड़ लिया। अब जब हमने उसको पकड़ा तो 2 शराब के कार्टन, जिसमें 12 नीचे वाले कार्टन में बोतलें थी, 12 ऊपर वाले कार्टन में बोतल थी, और ऊपर उसने नीले रंग के शॉपर रखे हुए थे कि जहां पे जिसको 2 बोतलें देनी है तो उसको शॉपर में डाल के देगा। नॉर्मली इसी तरह की चीजों के लिए ये रंगदार शॉपर इस्तेमाल होते हैं कि पता ना लगे कि इसके अंदर क्या है। तो मुझे पता लग गया कि ये बेचने जा रहा है, इसने रास्ते में किसी को 2 बोतलें, किसी को 4 बोतलें देनी है, और साथ इसने शॉपर पकड़े हैं। हाँ, उसको पता है कि फलां को इतने देने, फलां को इतने देने हैं। और वो बंदा मुझे कह रहा है अली भाई यार ओ भाई दी शादी है। मैं कहा भाई की शादी है तो क्या हलाल होगी, जायज हो गई? मतलब कि तुम वर्दी पहन के तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मतलब कि इस वर्दी का कितना नाजायज फायदा उठा रहे हो। और उसी दौरान बहरहाल मुझे लगा कि अब ये ट्रिगर हो रहा है, इसके पास असला है, ये फंस चुका हुआ है और अब ये कुछ भी कर सकता है। तो हमने बहरहाल उसको काफी देर रोकने की कोशिश की, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई नहीं। हमारा ख्याल था सुन लिया उन्होंने, 15 पे कॉल चले कि हमने एक बंदा पकड़ा हुआ है पुलिस की वर्दी में, उसके पास 24 शराब की बोतलें हैं, लेकिन कोई नहीं आई। उस दौरान वो 15-20 मिनट हमने उसको एंगेज किया, वो निकल गया। अब मुझे पता था कि इसके एविडेंस मुकम्मल हो गए हुए हैं और हम जब चलाएंगे तो फारिग हो जाएगा। वो चला, वो जॉब से फारिग हो गया। लेकिन मुझे ये अफसोस हुआ कि डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि इसको रिमूव करें, बल्कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट हमें ये वीडियो कराता है कि भाईजान आपने बड़ी अच्छी निशानदेही करवाई है, ये देखिए हमने उसके साथ क्या किया। इमेज भी बेहतर होता, उससे इमेज बेहतर होता है कि देखें भाई पंजाब पुलिस जो भी शराबी पिल्ले हैं जो शराब को बेचते हैं या स्मगल करते हैं, उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जगह कोई नहीं है। फूड चेन के ऊपर भी किया सर हमने फूड चेन पे, चूंकि लाहौर बहुत ज़्यादा फूड लवर है, खाबों के शौकीन है, हमने खानों पे बहुत सी चीज़ें की। हमारा गालबन जब ये लाहौर पूछता है प्रोग्राम शुरू किया तो चौथा प्रोग्राम था जो हमने अचार फैक्ट्री में एक जो है रेड की। अचार फैक्ट्री में जब मैं गया तो नॉर्मली अचार कुछ इसी अंदाज में बनता है कि आपने उसको कुछ देर रखना होता है, कोई मामला तो होते हैं, और ये एक हमारी कल्चरल प्रोडक्ट है जो लोग तोहफातन दूसरे लोगों को बेचते हैं। सर वो एक बेसिकली रॉ मटेरियल का सेंटर था।
वो वहां पे इतने बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल तैयार करता था कि वो, हाँ, उसके बाद वो ब्रांड्स को सप्लाई करता था जो अपना 4-5 मसाले लगा के उसको अपनी ब्रांड की पैकिंग के साथ भेजते थे। बहुत से लोगों ने कहा कि यार इसका नाम क्यों नहीं चलाया। भाई नाम हमें पता होता तो हम चला देते ना। एक बंदा वो कह रहा है कि मैं इसको मार्केट में सप्लाई नहीं करता, मैं सिर्फ, मेरा काम है मैं रॉ मटेरियल तैयार करके देता हूँ, बाकी ऊपर जो मसाला जात लगने होते हैं वो कंपनी ने लगाना है और उसने साथ अपना टैग लगा के उसको भेज देना है। अब ये फैक्ट्री का हमें आया, हमें ये इतला इस तरह आई कि वहाँ पे जो अहले इलाका थे वो बड़े परेशान थे। आप मतलब कि नॉर्मली घर में अचार डालते हैं ना तो 4 घरों में पता लगता है, उसकी खुशबू जाती है कि अचार डाला हुआ, लोग फिर तोहफतन बेचते भी हैं। अब एक बंदा जो कि मेरा ख्याल है कि 5000 किलो के करीब जो है आम की कटिंग करके वहाँ पे बैठा हुआ है और उसको उसने सिरके में रखा हुआ है या नमक लगा के रखा हुआ है और वहाँ से इतनी भद्दी स्मेल आ रही है कि मैं हैरान था कि यहाँ पे करीब करीब लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें एक वहाँ के मुकामी ने कहा कि यार यहाँ पे बड़े गंदे और गलीज अंदाज में जो है ना अचार बनाया जाता है और इस तरह की स्मेल आती है कि जैसे इन्होंने यहाँ पे, अल्लाह माफ़ करे, किसी की लाश रखी हुई है। तो हम वहाँ पे गए, हमने देखा कि वहाँ पे उसामा भाई ये जितना आपका स्टूडियो है ना, जितना आपका स्टूडियो है इससे बड़े बड़े 2 उनकी टंकियां मौजूद थी। जिस तरह एक स्विमिंग पूल नहीं होता, जैसे स्विमिंग पूल की 10 फीट की दीवार होती है, तो वो 9-10 फीट की दीवार थी और इतने बड़े, जितना ये हजम है, मेरा ख्याल है कि 12 बाय 12 एक टंकी, ये मतलब एक स्टोरेज एरिया, ये 7 स्टोरेज एरिया। और वहाँ पे इतनी स्मेल, इतना फंगस था उसके ऊपर कि आपकी सोच होगी। और वो उस पूरी टंकी के ऊपर, उस अचार के ऊपर अपने जूतों समेत फेर रहे हैं। मतलब कि उस शख्स जिससे हमने बात की उसकी इतनी इतनी टांगे अचार के अंदर थी। और हमारा एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ, उसमें ना मैं ना तंजिया कह रहा हूँ कि नाज़रीन ये देखें कि भाई के जो है ना कदम मुबारक हमारे खाने वाले अचार के अंदर जा रहे हैं, मतलब कि वो पाँव रखने लगा अंदर। तो उसका जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। तो उसने कहा अली भाई फिर मैं मुबारक पैर रखा। मैं कहा आप रखें आप मुबारक पाँव। तो उसने पाँव रखा। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि इस अंदाज में वहाँ पे तैयारी की जा रही थी और इतना गंदे अंदाज में अंदर छिपकलियां मरी हुई हैं, वहाँ पे चूहे मरे हुए हैं, इतनी फंगस, और वो बना के बेच रहे हैं। कंपनी का नाम हम इसलिए नहीं बता सके कि वो कोई कंपनी नहीं थी, वो एक कोई डीलर था जिसने एक अपने घर में सेटअप लगाया था। वो इतने बड़े लेवल पे अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ, जो भी अचार की अचार जो है ना जी, अगर आपने खाना है ना तो आप कोशिश करें कि अपने घर बना के खाएं। अचार बाहर से जो है ना खाने वाले नहीं है। वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कि बस मैं वहाँ पे ना 2-3 बार तो मुझे खुद क्या आने लगी, वॉमिट आने लगी, और मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक के अपने आप को। जब पैकिंग में आगे बेचते होंगे तो स्मेल कैसे खत्म होती होगी? सर वो ये होता है कि ये देखें कि इसकी जब तैयारी हो रही होती है उसको इतने गलीज अंदाज में तैयार किया जा रहा होता है। मैं अब आपको इस पे ना एक बड़ी अच्छी एक जो है ना आपको इसकी कहानी बताता हूँ कि हमने ना मसनूई गोश्त पे प्रोग्राम किया। मसनूई गोश्त, आप कहेंगे कि मसनूई गोश्त कैसे हो सकता है? मुर्गी के ऊपर से ये जो छाती होती है इसके ऊपर से एक पल्ला उतरता है जो चर्बी ही होती है, पल्ला उतारते हैं। अब वो मुर्गी की किसी भी शॉप पे आप जाएंगे चिकन लेने तो आप ना ये देखेंगे कि वो ना छाती के ऊपर से एक पल्ला उतार के ना साइड पे रख रहा होता है। वो सारा दिन इकट्ठा करेगा, सारा दिन उसको वहाँ पे इकट्ठा करके रखेगा और इस तरह पूरी ये प्रैक्टिस पूरे लाहौर में हर जगह मुर्गी वाला कर रहा होता है। शाम को एक बंदा आएगा जिसका उसके साथ ठेका हुआ है, उसने महाना उसको 25,000 50,000 ये जितने पे भी उसका ठेका हुआ है, उसने अपना उसको सारा कचरा देना है। कचरे में मुर्गी के पंजे, मुर्गी के पर, मुर्गी की चर्बी और ये पल्ले का जो हल्की सी वो लेयर उतरती है वो जो अलग से रखे वो दे देना है। अब ये याद रखें कि मुर्गी की शॉप सुबह 7 बजे खुली है और शाम को 7 बजे वो लेने आ रहा है। उस वक्त ये चर्बी उधर गंद में पड़ी हुई है, मक्खियां फिर रही हैं, गर्मी है, सर्दी है, जिस तरह भी वहां पड़ा हुआ है। अभी शाम को ये लेके जाएगा और अब इसको तैयार करेगा मुर्गी के कीमे की सूरत में। वो क्या करेगा कि वो जाके ये मतलब कि फर्ज करें कि एक दुकान से उसने 20 किलो वो पल्ला नुमा चर्बी उठाई है, उसको जाके एक बड़े से एक ड्रम में डालेगा, उसमें पानी डालता रहेगा, पानी से वॉश करता रहेगा, इतनी देर करेगा वॉश के उसके अंदर से जो ब्लड क्लॉट्स हैं, उसके अंदर जो मुर्गी की वेन्स हैं या जो भी गंदबला है जो भी उसको नजर आ रहा है वो निकल आएगा। तो अब वो एक चर्बी की सूरत इख्तियार कर देगी, वो बहुत सफ़ेद रंग इख्तियार कर लेगी। अब चर्बी का रंग सफ़ेद होता है, लोग नहीं लेंगे कि भाई ये चर्बी है, मैं पागल हूँ ये चर्बी तुमसे लूँ गोश्त समझ के। अब जब वो साफ हो जाएगी तो उसके बाद उसको सिरका लगाया जाता है, क्योंकि वो सारा दिन गर्मी में पड़ा था, उसके अंदर स्मेल पड़ चुकी हुई थी। अब सिरका लगाया जाता है कि इसकी स्मेल जो है दूर की जाए, और साथ उसको नमक लगाया जाता है कि इसके अंदर जो भी इसका टेस्ट बदला हुआ है उसको जो है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके बाद मैं हैरान रह गया कि वहां पे जो ये फूड कलर होता है उससे एक बाल्टी में तैयार किया जाता है पानी डाल के, हाँ जी, और फिर उसमें डाला जाता है और कहते हैं कि ये देखें गोश्त बन गया। वो चर्बी लाल रंग
जैसे ही लगता है तो वो हल्की सी उसमें लालगी आ जाती है। डोंट टेल मी कि शवारमा इसी से बनता है। सर शवारमा, ये कीमे और जितनी भी चीजें, ये जितने सीख कबाब हैं ज्यादातर, सीख कबाब ज्यादातर इससे बनते हैं, क्योंकि जो सीख कबाब है उसमें यही थोड़ी सी जो है उस तरह के गोश्त का इस्तेमाल होता है। शवारमा नॉर्मली ज्यादातर छाती का गोश्त होता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसने बताया, मैंने कहा ये कौन लेके जाते हैं, उसने कहा जी होटल वाले लेके जाते हैं। आलू कीमा, ये जो 70 रुपये में आपको आलू कीमे की प्लेट दे रहा होता है, ये जो आप कबाब खा रहे होते हैं, ये वहां पे जाके बनता है। अब आप देखिए, एक बंदा चर्बी को रंग लगा के गोश्त बना रहा है और वो गोश्त मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, और वो इतने गलाजत भरे माहौल में तैयार कर रहा है कि उसामा भाई, खुदा की कसम, आपने इतनी बड़ी बिल्लियां नहीं देखी होंगी जितने बड़े हमने वहां पे चूहे देखे, 1.5 2 फुट के। और जब वो एक बड़े से टब में तैयार कर रहा है, वो एक तरफ से पानी डाल रहा है, उसको साफ कर रहा है, हाथ मार रहा है, उस टब में साइड पे चूहे बैठे हुए हैं और उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो अपने हिस्से की जो भी वेन, जो भी उसका मुंह में आ रहा है, वो लेके जा रहा है, आप उसको ड्राएंगे, आप हुश करेंगे, आप उधर शोर करेंगे, वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पे उसी तरह से मतलब कि चूहे बैठे हुए हैं, उस माहौल में तैयार हो रहा है। लेकिन जब वो नमक लगा के, सिरका लगा के, रंग लगा के उसको एक उसमें पैक करता है, एक जो है पॉली बैग में, और उसको फ्रीज करता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगेगा इससे साफ सुथरा गोश्त कहीं पे बन ही नहीं सकता। ये मैं आपको जवाब उसका दे रहा हूं कि इतने गंदे माहौल में अचार तैयार करने के बाद जब उसको फाइनल टच दिया जाता है, वो इतना साफ सुथरा लगता है, आपको लगता है कि इससे बेहतर चीज ही नहीं हो सकती। और बेसिकली वो वहां पे फ्रोजन कीमा जो है वो तैयार कर रहे होते हैं, जो फिर पूरे लाहौर में मुर्गी के कीमे के नाम पे बिकता है, कबाब बिकते हैं। फिर वहां पे जो ये नेबलेट्स और दुमची वाले बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे कि मैं हैरान हूं कि पंजाब फूड अथॉरिटी क्या करती है। ये डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया, इन्हें पता ही नहीं है कि कौन कहां पे क्या किसको जहर खिला रहा है, इन्हें नहीं पता। मतलब कि आप सोचें कि एक बंदा एक ऐसी चर्बी जो कि 12 घंटे पड़ी, उसको सिरका, रंग, नमक लगाने के बाद मुर्गी का गोश्त करके बेच रहा है, वहां पे चूहे फिर रहे हैं, तो ऐसी पंजाब फूड अथॉरिटी को आपने क्या कर रहे हैं कि जो उसको जाके समझा नहीं पा रही या जो जाके उसको फाइन नहीं कर पा रही। हमने इस पर इतने प्रोग्राम किए और ये करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन नहीं उस पर फर्क पड़ सका, किसी ने कुछ नहीं किया। वो हार के वो दुकान छोड़ के चला गया, उसने कहा यार अली भी आप रोज ही आ जाते हैं। मैंने कहा यार जब तक ये एक्शन नहीं ना होगा हमने रोज दिखाना है। तो वो उसने हार के वो दुकान, पता नहीं रेंट पे था या जो भी था, उसने वहां से जो है ना अपना बोरिया मिश्रा, किसी अथॉरिटी की तरफ से कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बहुत मजा आया, टाइम कम था, इस वादे के साथ कि दोबारा बैठेंगे इंशाल्लाह और कुछ मजीद जो है वो आपसे जानेंगे कि क्या क्या कुछ हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका और मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एक शख्स भी बच जाता है किसी फ्रॉड से, किसी ऐसी चीज़ के खाने से, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी तरफ से वो सदका जारिया है। सर मैं एक चीज़ उसामा भाई ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ना तनकीद करना बड़ा आसान है। बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि भाई आप कौन है, अथॉरिटी का है। भाई अथॉरिटी लेके जाते हैं तो वो पकड़ा नहीं जाता, वो पहले से पता चल जाता है। सर हमने कुछ प्रोग्राम किए जिसमें हमने मुतलका डिपार्टमेंट को अलाइन किया, उस दिन वो बंदा नहीं पकड़ा जा सका। हम जाते थे हर जगह वो बंद होता था। तो अब हमने देखा कि यार अगर हम किसी बंदे को किसी जगह कोई किसी मुतलका डिपार्टमेंट पकड़ा के भी आते थे, वो हमारे बिहाफ पे उससे पैसे उठा लेते थे कि आइंदा नहीं आएगा, हालांकि ना हम उसको जानते हैं ना वो हमें जानता है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि भाई आपको क्या मसला अगर फलाना कर रहे हैं। देखें उसामा भाई, मैं इख्तिताम चाहूँगा बस इसी बात के साथ कि देखें हमने ना जब अताई डॉक्टर दिखाना शुरू किया ना, तो बहुत से लोगों ने कहा कि यार वो MBBS डॉक्टर कितना महंगा है। भाई MBBS डॉक्टर अगर महंगा भी है तो इलाज वही कर सकता है। कोई मोची अगर आपका मुफ्त भी आपको फकी दे रहा है तो वो आपके लिए जानलेवा साबित होगी, वो आपको जो है फायदा नहीं पहुंचाएगी। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जब हम किसी अताई को एक्सपोज कर रहे होते हैं तो एक आम बंदा जो देख रहा है उसको शायद वो उस तरह क्लिक ना करे, वो हो सकता है तनकीद भी करे। लेकिन अगर कोई ऐसी फैमिली वो प्रोग्राम देख रही है कि जिनके अपने किसी प्यारे का नुकसान हो गया किसी अताई की गलती की वजह से, तो वो और तरह देख रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होता है। और हमने बहुत से लोगों ने कहा कि यार ये आप मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो फूड आइटम्स हैं इन पे क्यों आप करते हैं। उसामा भाई अभी पिछले दिनों 2 ये जो नूडल्स होते हैं इसका कोई लोकल पैकिंग थी और किसी लोकल शॉप से लिया, वो भी किसी ने को घर प्लांट लगाया होगा, 2 नंबर कागज में पैक करके वो बेच रहा था। 2 बच्चों ने खाया, दोनों बच्चों की मौके पे जो है ना डेथ हो गई। अब वो देखें जिस भी घर के वो 2 प्यारे थे, वो जब ये प्रोग्राम देखेंगे ना कि हम ये जाली फैक्ट्री एक्सपोज कर रहे हैं तो वो और तरह देखेंगे, उनके जो है आंखों में आंसू भी होंगे, वो कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो इसलिए हर बंदे का जो है तर्ज जिंदगी मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की तकलीफ मुख्तलिफ होते हैं, हर बंदे की जिंदगी गुजारने का नजरिया और तरीका मुख्तलिफ होता है, उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं। तो हो सकता है कि एक चीज आपको उस तरह जो है वो इम्पैक्ट नहीं फुल नहीं लग रही, आपको कनेक्ट नहीं कर रही हो सकता है, लेकिन लाखों लोग जो उसके इफेक्टी हैं
उनके लिए वो जो है बाइस तस्कीन हो। तो हम इसलिए अल्लाह का नाम लेके कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि इबादत है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे पे बड़ा ख़ास करम किया कि हम कोशिश करते हैं कि कोई अपनी ज़ाती किसी के साथ कुछ नहीं, कोई पर्सनल नहीं, लेकिन खिदमत खल्क और अल्लाह ताला की जो है खुशनुदी के लिए ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इसी में से कोई एक चीज़ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी और हमारे लिए जो है बाइस मक़सद बनेगी इंशाल्लाह। और यही वजह है कि आपको कामयाबी भी मिल सर, रही है माशाल्लाह। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी दुआएं आपके सर, साथ। thank you और मैं ये समझता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो ज़ाहिर है कि इदारों का करने का था कि वो अपने अंदर से एक बड़ा मीडिया पे हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं काली भेड़ें, तो ये उनके लिए था कि उनको बाहर निकालें। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो मीडिया में अगर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत अमान में रखे। और आप लोगों के लिए ये है कि आप जो चीज़ें सुनते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर, उस पर ज़रूर एक दफ़ा अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो रिसर्च कर लिया करें। जैसे टाइम्स की हमने बात की और कंपनीज़ की जैसे अली करते हैं उस पर बात करते हैं, तो वो एक दफ़ा रिसर्च खुद कर लें, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसके अंदर। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही। इसका मकसद ये था कि आपको आगाही दी जाए, आपको बताया जाए कि फ्रॉड कहाँ कहाँ किस किस किस्म के हो रहे हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।